Welcome back, students. This is ninth class mathematics, and today we will study. Today we will start chapter number 4. This is class 9th and chapter 4. तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर 4 है, नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन, और इस चैप्टर में अपन है ना स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स अपने को ना इसके बारे में क्या करनी, स्टडी करनी. तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और लीनियर इक्वेशन के अलावा और कौन कौन सी इक्वेशन भी हो सकती है, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स अपने को क्या है स्टडी करनी पड़ेगी. कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन के अलावा और कौन सी इक्वेशंस होती है, उसके बारे में भी क्या करनी है, अपने को स्टडी करनी है. तो स्टूडेंट्स बात जब अपन करेंगे लीनियर इक्वेशन की, तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी अपन लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो अपने को एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि लीनियर इक्वेशन जो इक्वेशन है ना, वो मोस्टली 3 टाइप्स की होती है. इक्वेशन जो है वो मोस्टली कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की. तो देखो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है उसके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं. इस टाइप की लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है तो ऐसी इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. यानी कि इसमें एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें जो वेरिएबल है आपके वो कितने दे रखे हैं, वेरिएबल 2 दे रखे हैं. अच्छा, समटाइम्स ना अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है आपके पास, किस टाइप की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की अगर कोई इक्वेशन है आपके पास, तो स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेशन को अपन कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और जिसमें ना वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 2 वेरिएबल है. अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये भाई इसको अपन लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल दिस इक्वेशन एज ए लीनियर इक्वेशन. तो देखो यहाँ पे x और y, पहले आपको बता देता हूँ इसमें वेरिएबल कौन से होते हैं, कांस्टेंट कौन से होते हैं और कोफिशिएंट कौन से होते हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, x एंड y ये तो दोनों है वेरिएबल. किसी भी इक्वेशन में x y वगैरह है ना, ये क्या होते हैं आपके, वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल की क्या पहचान होती है कि वेरिएबल है, इनकी वैल्यू जो है वो बार बार क्या होती है, वेरी हो सकती है. अपन x और y के ना अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल. ओके, फिर a क्या है यहाँ पे, a इज कोफिशिएंट ऑफ x. a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x. यानी x के मल्टीप्लाई में जो भी दे रखा है उसको अपन x का क्या मानेंगे, कोफिशिएंट मानेंगे. जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, एक ही जगह 1 2 3 4 अपॉन में भी, पॉइंटों में कोई नंबर वगैरह कुछ भी,
उसे अपन क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। स्टूडेंट्स बी जो है वो क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वाई है, यानी कि वाई का क्या है, कोफिशिएंट है। कौन है कोफिशिएंट वाई का, बी। अब बात करते हैं सी। सी के साथ देखो एक्स वाई जैसा कुछ भी नहीं है, ये एक अकेला अलग से नंबर मिलेगा आपको, कोई अकेला ही नंबर है, अलग से बैठा है, सी है बस। तो इस सी को अपन क्या कहेंगे, तो सी जो है वो होगा हमारा कांस्टेंट। सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस सी को आप है ना कोफिशिएंट मत बोल देना, सी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। सी क्या आपका कांस्टेंट। अब देखो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। यहाँ आपको देखना है एक्स और वाई की पावर कितनी है, यहाँ एक्स की पावर भी वाई 1 है और वाई की पावर भी क्या है, 1 है। अगर है ना वेरिएबल की पावर 1 हो, अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो ऐसी इक्वेशन को अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर। एक बार फिर से सुन लो, एक्स या वाई दोनों की, मतलब किसी एक की नहीं, दोनों की पावर अगर 1 हो तो स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन को अपन लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर दोनों की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को अपन क्वाड्रेटिक बोलते हैं। स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी बात, लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे। इसी तरीके से अगर देखो ये इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे इस टाइप में कोई इक्वेशन हो आपके पास, ax² + by² + c = 0, तो यहाँ देख सकते हो x और y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। तो ऐसे इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर ना पावर 3 हो तो वैसे इक्वेशन को अपन क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। कौन सी इक्वेशन कहेंगे स्टूडेंट्स, क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पे अपने को ना इन इक्वेशन के बारे में स्टडी नहीं करनी, अपने को केवल लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के बारे में ही अपने को क्या करनी है स्टूडेंट्स, स्टडी करनी। तो अब आप ना एक चीज का ध्यान रखना, एक्स और वाई है ना, इसको तो अपन कहेंगे हमेशा क्या है, वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, एक तो वेरिएबल एक्स हो गया और दूसरा क्या होगा, वाई, इसलिए अपन है ना लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नाम देंगे इसको, कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। वेरिएबल कितने, 2 है या नहीं है, एक तो एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। ओके, एक्स के मल्टीप्लाई में और वाई के मल्टीप्लाई में, यानी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर होता है तो उसको अपन कोफिशिएंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोफिशिएंट। जैसे x के मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है तो वो x का कोफिशिएंट होगा, y के मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है तो उसे अपन y का क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। सो a number which is in multiplication of x is called coefficient of x, and the number which is in multiplication with y, that is called coefficient of y। और जो नंबर आपका यहाँ रहता है एकदम अकेला, जिसके साथ ना कोई y है ना कोई x वगैरह कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स ऐसे नंबर को अपन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो अब आपको ना ये जो तीनों चीजें हैं ना वो आपको ध्यान में रखनी है। कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा, और कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहाँ देखिए,
ये आपको ना मैंने एक इक्वेशन लिख दी यहाँ पे। इक्वेशन जो है 3x + 2y + 6 = 0। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए आपको ये देख लो कि x और y के ऊपर जो पावर है वो कितनी दे रखी है आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ अपने पास ये एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स एक ही दो यहाँ पे इसको ना इस इक्वेशन को अपन इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करके अपन बताएंगे कि a की वैल्यू क्या है इसमें, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है a, तो a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। b की वैल्यू बताओ, y के मल्टीप्लाई में b है और यहाँ y के मल्टीप्लाई में है 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इस तरीके से आप है ना कोई भी इक्वेशन को कंपेयर करवा के आप ना a b c वगैरह जो है उसकी वैल्यूज जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का कोफिशिएंट बताओ, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ y = 2 एंड द कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये जो तीन चीज़ें हैं इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि x का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट बताओ, कांस्टेंट टर्म कौन सी है उसके बारे में बताओ। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान देना आपको कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन कोफिशिएंट्स के बाद में आपको एक चीज़ का और ध्यान में रखना है, वो ये है कि आप किसी भी टर्म को उसके अकॉर्डिंग भी राइट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ दूसरा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल और है, वो देखिए। मान लो आपके पास इस तरीके से कोई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है और अब की बार जो मैंने यूज किया है साइन जो है वो मैंने कैसे यूज किया है, नेगेटिव साइन भी यूज किया है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा अपन स्टडी कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, और y के मल्टीप्लाई में यहाँ b है और y के मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 2। क्या ये वैल्यू राइट है? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली में आपको ये यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 2 के साथ में अगर कोई साइन है नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन है तो आपको वो नेगेटिव साइन भी साथ में लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 3 के आगे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव है, यहाँ 2 के आगे नेगेटिव है तो b की वैल्यू है ना +2 नहीं है, b की वैल्यू क्या मानेंगे अपन -2 मानेंगे। स्टूडेंट्स b की जो वैल्यू है वो अपन क्या मानेंगे -2। तो यहाँ पे आपको जो b की वैल्यू है वो आपको -2 लेनी है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, देन व्हाट विल यू से। अगर मैं आपसे कांस्टेंट टर्म के बारे में पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको यहाँ ध्यान देना है c की वैल्यू जब आप बताओगे तो यहाँ पे देखो क्या है -6 है, तो आपको ना +6 नहीं लेना है, आपको क्या लेना पड़ेगा -6 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी a और b और c की वैल्यू आई। अब आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बताओगे 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y,
आप बताओगे -2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी व्हाट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बताओगे -6। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी किसी भी इक्वेशन में नेगेटिव साइन भी आ रहा है ना, तो आपको ना उस नंबर के आगे, उस नंबर के साथ में ना आपको उस नेगेटिव साइन को भी साथ में क्या है लिखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस तरीके से आपको नेगेटिव साइन जो है वो आप राइट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपकी 4.1 और 4.2 की थ्योरी है। आप ना इसको अच्छे से समझ लेना, और भी अगर थ्योरी आएगी तो आगे अपन और सोल्व कर लेंगे। ये 4.1 के बारे में था। अब है ना 4.1 जो एक्सरसाइज है वो अपन स्टार्ट करते थे। तो स्टूडेंट्स जो 4.1 एक्सरसाइज है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of, is twice the, is twice the cost of a pen. Twice the cost of a pen. Write a linear equation of two variables. Write a linear equation. Write a linear equation of two variables to represent, of two variables to represent this statement. ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट की क्या है, ट्वाइस है। आपको ना इसी स्टेटमेंट की एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, आपको इस स्टेटमेंट की एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। अच्छा, आपको साथ में आगे भी ये बोला है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी आपको जो लीनियर इक्वेशन बनाओगे ना वो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी एक तो x होगा और दूसरा वेरिएबल क्या होगा, y होगा। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी इक्वेशन इस तरीके से बनाओगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक मान लो x है, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की जो कॉस्ट है वो क्या मान लेते हैं अपन, क्या है, y। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपन ने एज्यूम कर लिया कि नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट अपन ने एज्यूम कर ली x है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, x, और जो पेन है उसकी जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो क्या मान ली अपने, y एज्यूम कर ली। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इतना करने के बाद में अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट का क्या है, ट्वाइस है। आप अगर जब इक्वेशन बनाओ तो आप इस तरीके से लिख लेना, पहले x और इधर y। देखो ये है ना, ये तो है नोटबुक की कॉस्ट और ये पेन की कॉस्ट। क्या दोनों कॉस्ट इक्वल है क्या? मैंने तो इक्वल लिख दिया। नोटबुक की कॉस्ट को मैंने x लिखा और पेन की कॉस्ट को मैंने क्या लिखा, y। क्या दोनों कॉस्ट इक्वल है? बिल्कुल नहीं, दोनों कॉस्ट इक्वल नहीं है। तो क्या डिफरेंस है दोनों की कॉस्ट में कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, यानी नोटबुक की कॉस्ट है ना वो ट्वाइस है। इसका मतलब ये ज्यादा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये ज्यादा है और ये कम है। तो एक बात बताओ, मान लो आपके पास
इधर 2 kg शुगर है और एक तरफ आपके पास 1 kg शुगर, तो आपको पता चल गया कि ये ज्यादा है और ये कम है। अगर आपको दोनों को इक्वल करना है तो आप ऐड कहाँ करोगे? जहाँ कम है उधर ही अपन ऐड या मल्टीप्लाई जो भी करना है किधर करेंगे? जहाँ पे कोई चीज क्वांटिटी में कम है। वही सेम चीज यहाँ है। ये तो है नोटबुक की कॉस्ट, ये आपकी पेन की कॉस्ट। इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी ये वाली कॉस्ट क्या है? कम है। मैं ना दोनों के बीच में लगाना चाहता हूँ इक्वल, तो एक कम है, एक ज्यादा है और एक कम है, तो इक्वल तो अपन डायरेक्ट लगा नहीं सकते। तो देखो ये कितना ज्यादा है? ट्वाइस लिखा है ना, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, यानी ये वाला ट्वाइस ज्यादा है। तो 2 का मल्टीप्लाई किधर करूंगा? जो चीज कम है। ये रूल आप एक इक्वेशन बनाते वक्त याद रखोगे। मैं वापस बता देता हूँ, जब भी ना इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आती है और आपसे कहा जाता है कि इक्वेशन बनाओ, तो मल्टीप्लाई या एडिशन, लिसन टू मी केयरफुली, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन आप उस साइड में करोगे जो साइड आपकी कम हो। मल्टीप्लाई या एडिशन आप उस साइड करोगे जो साइड आपको ऑलरेडी क्या दे रखी हो स्टूडेंट्स? कम दे रखी हो। तो ये वाली ग्रेटर है, ये वाली स्मॉलर है, तो ट्वाइस दे दिया ना। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन मुझे ये पता नहीं मैं इधर करूँ या इधर करूँ। तो आप ना इन दोनों को कंपेयर करके चेक कर लेना कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि नोटबुक जो है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं किस साइड करूंगा? वाई की साइड में। तो ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, x इक्वल 2y को आप इधर ले आओ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना, कई बार है ना c जो है ना वो आपको मिलता ही नहीं। c है ना वो आपको मिलेगा भी नहीं, तो भी वो ना लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस में c हो तो ही लीनियर इक्वेशन हो। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ना प्लस में सी है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अपन गौर करते हैं। देयर इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values a b c। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको स्टूडेंट्स कि आपको ना ये कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज a b एंड c। आपको ना स्टूडेंट्स a b c की जो वैल्यू है वो भी आपको क्या करनी है? इंडिकेट करनी है। तो चलो स्टूडेंट्स कैसे करें अपन इस क्वेश्चन को, इसके बारे में थोड़ा सा अपन स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, वो सारे मैं लिख देता हूँ। 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है,
सेकेंड जो क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ओके, थर्ड जो इक्वेशन है स्टूडेंट, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फोर्थ जो क्वेश्चन है x इक्वल 3y। फिफ्थ जो है 2x इक्वल टू माइनस का 5y। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेवंथ जो क्वेश्चन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइव इक्वल टू एक्स। एट्थ वाला जो क्वेश्चन है 5 इक्वल टू एक्स। तो इन द सेकेंड क्वेश्चन जो है, इस सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास टोटल जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 8। तो स्टूडेंट चलो अपन इनको वन बाय वन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको ना लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले आपको ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में इनको लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर 12। ठीक है, मैं ना इस फॉर्म में देखो इक्वल में क्या होना चाहिए, ये वाली जो फॉर्म है ये क्या कहती है कि इक्वल में आपके पास क्या होना चाहिए, 0। यानी कि इक्वल में उधर राइट हैंड साइड में 0 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। 0 के अलावा आपको कोई दूसरा नंबर वहां पर नहीं लिखना है। तो एक काम करते हैं, इसको आप इधर ले आओ। हो गया ना। अब देखो ये सेम ही तो है, ax देखो ये रहा ax प्लस बी वाई सी ये रहा सी। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे आगे ये भी पूछा है, इंडिकेट द वैल्यूज ए बी एंड सी। यानी आपको ए बी और जो सी जो है ना, इसकी वैल्यूज भी आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, इंडिकेट करनी है। यानी आपको बताना है कि ए बी सी की वैल्यूज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज बताने के लिए आप एक काम करो, देखो ये तो हो गया आपका ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या होगी। देखो ये आपका सी है, लेकिन आपको नेगेटिव साइन जो है वो भी आपको साथ में लेना ही पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस का 9.35 और 5 के ऊपर क्या लगाना है आपको स्टूडेंट्स, बार जो है वो आपको जो भी गिवन है वो यूज करना। इस तरीके से आपको ना ये क्वेश्चंस जो है वो आपको सोल्व करना। इसके एक दो क्वेश्चन और देखो। सेकेंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन दे रखा आपको, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कौन सा आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप लोग यहाँ देखो, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस का 10 और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 10 और माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद में माइनस का 10 और माइनस का 5 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 15। माइनस 10 और माइनस 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 15। देखो दोनों नंबर्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर जो है अगर ना 2 नंबर्स नेगेटिव दे रखे हैं तो दोनों नंबर हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये आपको अच्छे से पता है पहले से। तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे अब पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ये अपॉन में वाइफ है ना, सॉरी अपॉन में क्या आपके 5 दे रखे हैं। तो पूरी इक्वेशन को आप चाहो तो अब है ना 5 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, या फिर 5 एक तरीके से क्या आ सकता है, एलसीएम। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन
फर्स्ट बाई 5। देखो x को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये वाला जो 5 हटाने का यही तरीका है। अगर है ना अपोन में अगर आपके पास कोई 5 वगैरह कुछ आ जाए तो उसको हटाने का तरीका ये है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप है ना किसी भी एक उस नंबर से ना आप है ना पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म मल्टीप्लाई होल इक्वेशन। तो जैसे यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 5 है ना, तो 5 का इन तीनों के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे कि 5x, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बचेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 इंटू 5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 75 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 75। अब आपसे पूछे a की वैल्यू बताओ तो 5 बता सकते हो, b की वैल्यू बताओ -1 और c की वैल्यू -75। देखो 5 से जब अपन ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो जैसे 5 का आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लिखेंगे 5 इंटू, और उस 5 से ये वाला 5 क्या हो गया, कैंसिल। इसलिए यहाँ अपने पास बचा माइनस का y। ठीक है, फिर आगे भी अपन ने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 5 क्या हो गया, 75। इस तरीके से आपको ना ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा अपन स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका स्टूडेंट्स ये दे रखा है, माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस का 6 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो इसको जो 6 है वो अपना लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब a की वैल्यू पूछे आपसे तो -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू माइनस का 6। देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है, -2 है, तो यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा साथ में, यानी कि जिस नंबर का अगर कोई नेगेटिव साइन है तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, आपको वो नेगेटिव साइन भी साथ में लेना पड़ेगा। आप है ना उस नेगेटिव साइन को वहाँ पे छोड़ नहीं सकते, यू कांट लीव दैट साइन। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, -6। तो इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है। इसके अलावा आगे देखिए, ये आपका 3rd हो गया। 4th की बात करते हैं तो 4th क्वेश्चन दे रखा है x = 3y। तो यही देख लेते हैं 4th वाला क्वेश्चन। x इक्वल में क्या है, 3y। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप है ना इसको इधर ले आओ, तो ये 3y प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या बच जाएगा, 0। अब आपसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यानी a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू क्या बताओगे, 1 है, b की वैल्यू बताओ -3। चलो आपने a और b की वैल्यू तो आपने इजीली इसमें बता दी। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स आप c की वैल्यू बताओ क्या है। तो इसमें ना आप देख सकते हो इस इक्वेशन में तीसरी कोई जो टर्म जो होती है ना c की वैल्यू, वो जो 3rd जो टर्म है वो है ही नहीं आपके इसमें, देयर इज नॉट एनी 3rd टर्म। तो ए इन दैट कंडीशन आप क्या कहोगे, जो सी है ना वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, है ही नहीं, तो अपन क्या ले लेंगे, उसकी जगह 0 ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको ना इसके बाकी के जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो आप लोग सेल्फ करोगे। और अब अपन थोड़ा सा एक्सरसाइज 4.2 के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 4.2। Okay students, this is the exercise 4.2. Now students, we will talk about exercise number 4.2. तो स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज जो है ना अपनी 4.2 वो
इसके बारे में कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई इक्वेशन हो लाइक दिस वन, कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उसके सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन, solutions of any linear equation. जैसे आपके पास ये ऐसे कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन की आपको ना सॉल्यूशंस जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, एनी लीनियर इक्वेशन मस्ट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसके जो सॉल्यूशंस है वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी लीनियर इक्वेशन हैव infinite number of solutions. Every linear equation have इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसमें जो सॉल्यूशन है वो आपके इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अपन ये नहीं कह सकते हैं केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। देयर विल हैव एनी लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, उसके बारे में और स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है 3x + 2y + 6 = 0, ये इक्वेशन दे रखी है। मान लो मैं ना x की वैल्यू 2 रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रख दी, 2। चलो 2 रखो यहाँ पे, देखो 3 की जगह 3, x की जगह क्या रखा हमने, 2 + 2 × y प्लस का 6 = 0। 3 2 जा क्या होता है, 6। अच्छा, यहाँ पे इंटू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर अपन कुछ रख ही नहीं रहे। 6 × 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12। 6 × 6 क्या हो जाएगा, 12। 12 यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर 2 और y हमेशा याद रखना, 2y यानी वेरिएबल और कोफिशिएंट। 2 क्या है, कोफिशिएंट है, और y क्या है, वेरिएबल। हमेशा याद रखना, वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का ही सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। किस किस के बीच में, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -12/2 आ जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करके सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई किसकी स्टूडेंट्स, y की। तो कितने एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6। ये कितने सॉल्यूशन हुआ, एक सॉल्यूशन हुआ। इस पूरी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कौन सा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6। आप ये मत समझना कि सर x की वैल्यू भी है और हमारे पास y की भी वैल्यू है तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए, ऐसा नहीं। ये कितने सॉल्यूशन है हमारे पास, एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो, ऐसे निकाल लो आप ना, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 4 5 6 7 8, कितनी वैल्यू रख दो। अब जैसे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, हालांकि मुझे ना x की वैल्यू 1 पहले रखनी चाहिए थी, फिर x की वैल्यू 2 रख देता, फिर 3 रख देता। आप ऐसा कर सकते हो। हमेशा याद रखो, जब भी ना सॉल्यूशन फाइंड करते हो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू 0 रख देना, फिर 1 रख देना, 2 रख देना, 3 रख देना, 4 रख देना, ये सारी वैल्यूज आप रख सकते हो। अब x की वैल्यू 1 रख के देखो, इसमें 3 × 1 + 2y प्लस का 6 = 0। 3 + 2y + 6 = 0। 6 और 3 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 9। 2y + 9 = 0। ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई है तो बीच में क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो स्टूडेंट्स y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास,
माइनस का 9/2, तो ये भी एक सोल्यूशन है। तो ऐसे तो आप है ना एक्स की वैल्यू रखते जाओ और बहुत सारे सोल्यूशन आते जाएंगे, तो कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने ना वहाँ पे उस टाइम बोला था कि यहाँ पे ना आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट्स 4.2 जो एक्सरसाइज है इसके सॉल्यूशन के बारे में है, तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन और इस एक्सरसाइज को ब्रॉडली स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।